Sri Tarun Vijay. Mr. Tarun, I know it's your maiden speech, but when there is shortage of time, we can also control. So use self-restraint. Limit in 15 minutes. I will go by your advice, sir. Thank you very much. That's very, very great and kind of you. Thank you very much. आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार द्वारा तैयार तथा राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए उद्बोधन पर सत्ता पक्ष के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के लिए एक नव चैतन्यदायक, आशादायक, हर्षदायक और आत्मविश्वास देने वाला अभिभाषण होना चाहिए। यह अपेक्षा होती है भारतीय जनता की, क्योंकि वे किसी एक पार्टी को संबोधित नहीं करते, किसी एक विचारधारा को संबोधित नहीं करते, किसी एक दल को संबोधित नहीं करते, वे संपूर्ण भारत राष्ट्र की जनता को संबोधित करते हैं और तिरंगे के अंतर्गत, जन गण मन अधिनायक के अंतर्गत वे अपनी बात रखते हैं। लेकिन मुझे दुख है कि इस भाषण में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यह सरकार की असफलताओं, हताशा और उसकी बेबसी का एक दस्तावेज, एक क्षमा याचना का दस्तावेज मात्र बनकर रह गया। इसलिए हमें इसका विरोध करना पड़ रहा है। महोदय, यहां कहा गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, सर्वसमावेशी राजनीति की बात होनी चाहिए, देश के हित के लिए बात होनी चाहिए। हम उसको मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं, अभी पिछले दिनों में जापान गया था, प्रतिनिधिमंडल में मेरे अतिरिक्त सब कांग्रेस के सांसद थे और एनसीपी के सांसद थे। मैं उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा था। वहां के पूर्व प्रधानमंत्रियों से हमारी मुलाकात हुई, सुजुकी के चेयरमैन से मुलाकात हुई। हर जगह हमने भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आप तो विपक्षी दल के हैं। हमने कहा कि बाहर विदेश में मैं भारत का संसद सदस्य हूं और वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। यह सर्वसमावेशी राजनीति मेरी विचारधारा और मेरे दल ने मुझे सिखाई। लेकिन महोदय, उसी समय वहां के पूर्व प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा, मिस्टर तरुण, how come that you are appreciating and praising your prime minister in Japan, in Tokyo, but if your prime minister is so good, why everything wrong is happening in India? If your prime minister is so honest, why so much of corruption is occurring in the government under the leadership of your prime minister? I was left speechless. मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। उन्होंने पूछा कि अगर आप कहते हैं कि आप उस देश के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं जिस देश ने इतनी बड़ी सभ्यता दी, बुद्ध दिए, बुद्ध के विचार जापान को दिए, चीन को दिए, जहां स्वामी विवेकानंद हुए, जहां की विचार संपदा से आज सारा विश्व आलोकित होता है, उस देश के प्रधानमंत्री की सरकार आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के कारनामों के कारण क्यों जानी जाती है? महोदय, मैं और मेरा समस्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल यह प्रश्न सुनकर अवाक रह गया, स्तब्ध रह गया, उत्तर नहीं दे सका। इसलिए नहीं दे सका कि यह सरकार सर्वसमावेशी राजनीति और भारत के हित में सबको साथ लेकर चलने की राजनीति नहीं करती, बल्कि सरकार के अंतर्गत नफरत, कटुता और विचार के आधार पर अस्पृश्यता का सबसे बड़ा बोलबाला हुआ है। कल गुजरात के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो मेरे मित्र कांग्रेस के माननीय सांसद इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि इतने अधिक एमओयू हो गए। अरे कहां से आएंगे? अरे 90 देशों से कहां से आ गए? वे गुजरात के लोग तो सर्दियों में छुट्टियां मनाने के लिए गुजरात में चले आते हैं। अरे क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं? अरे क्या गुजरात में अगर पैसा आता है तो वो भारत का धन नहीं होता? क्या गुजरात के लोग भारत के नागरिक नहीं होते? अगर गुजरात समृद्ध होता है तो क्या उसका भारत की समृद्धि में योगदान नहीं होता? क्या गुजरात केंद्र सरकार की विचारधारा के विरुद्ध होने के कारण, वहां की सरकार की विचारधारा दूसरी होने के कारण क्या गुजरात शत्रु देश बन गया? क्या गुजरात एक शत्रु प्रांत बन गया? ऐसी बात करते हुए मुझे लज्जा आ रही थी कि हम क्या भारत के संविधान के अंतर्गत समस्त भारत के विकास की बात करते हैं, सर्वसमावेशी विकास की बात करते हैं। यह बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यह सब एक मजाक जैसा हो रहा है। महोदय, जिस देश ने इतनी बड़ी सभ्यता दी, बुद्ध दिए, बुद्ध के विचार जापान को दिए, चीन को दिए, जहां स्वामी विवेकानंद हुए, जहां की विचार संपदा से आज सारा विश्व आलोकित होता है, उस देश के प्रधानमंत्री की सरकार आज सारी दुनिया में
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के कारनामों के कारण क्यों जानी जाती है? महोदय, मैं और मेरा समस्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल यह प्रश्न सुनकर अवाक रह गया, स्तब्ध रह गया, उत्तर नहीं दे सका। इसलिए नहीं दे सका कि यह सरकार सर्वसमावेशी राजनीति और भारत के हित में सबको साथ लेकर चलने की राजनीति नहीं करती, बल्कि सरकार के अंतर्गत नफरत, कटुता और विचार के आधार पर अस्पृश्यता का सबसे बड़ा बोलबाला हुआ है। कल गुजरात के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो मेरे मित्र कांग्रेस के माननीय सांसद इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि इतने अधिक एमओयू हो गए। अरे कहां से आएंगे? अरे 90 देशों से कहां से आ गए? वे गुजरात के लोग तो सर्दियों में छुट्टियां मनाने के लिए गुजरात में चले आते हैं। अरे क्या गुजरात भारत का हिस्सा नहीं? अरे क्या गुजरात में अगर पैसा आता है तो वह भारत का धन नहीं होता? क्या गुजरात के लोग भारत के नागरिक नहीं होते? अगर गुजरात समृद्ध होता है तो क्या उसका भारत की समृद्धि में योगदान नहीं होता? क्या गुजरात केंद्र सरकार की विचारधारा के विरुद्ध होने के कारण, वहां की सरकार की विचारधारा दूसरी होने के कारण क्या गुजरात शत्रु देश बन गया? क्या गुजरात एक शत्रु प्रांत बन गया? ऐसी बात करते हुए मुझे लज्जा आ रही थी कि हम क्या भारत के संविधान के अंतर्गत समस्त भारत के विकास की बात करते हैं, सर्वसमावेशी विकास की बात करते हैं। यह बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि यह सब एक मजाक जैसा हो रहा है। महोदय, मेरी गुजरात में बात हुई, कल कहा गया कि केंद्रीय मंत्रियों को नहीं बुलाया गया, सबको बुलाया गया था, सबको निमंत्रण दिए गए थे, वे नहीं गए। मेरी उत्तराखंड से मैं आता हूं महोदय, अटल जी ने उत्तराखंड बनवाया और उसके बाद जब नारायण दत्त तिवारी वहां के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां पे सबसे बेहतर इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, 10 साल का इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। यह सोचते हुए भी नहीं कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, उत्तराखंड भारत वर्ष का हिस्सा है, उसका विकास होना चाहिए। जिस दिन यूपीए सरकार आई, उन्होंने 10 साल के इंडस्ट्रियल पैकेज को काट के 4 साल का इंडस्ट्रियल पैकेज कर दिया। बहुत हम लोगों ने शोर मचाया। कांग्रेस के संसद सदस्य उत्तराखंड से आए, उत्तराखंड की विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, तब जाकर 2 साल और बढ़ाए। लेकिन उत्तराखंड को वैचारिक अस्पृश्यता के कारण जो नुकसान हुआ, 57,000 करोड़ के निवेश का नुकसान केंद्र सरकार की वैचारिक अस्पृश्यता के कारण हुआ और 2 लाख लड़कों को वहां पे रोजगार मिलने से वंचित रहना पड़ा। ये इस सरकार की वैचारिक भेदभाव है। फिर वे कहते हैं हम सर्वसमावेशी राजनीति, सर्वसमावेशी विकास करते हैं। यह सब नहीं है महोदय। जब हमने राष्ट्रपति जी का भी भाषण देखा तो उम्मीद थी कि वे पूरे राष्ट्र को ईमानदारी के साथ, पूरे राष्ट्र के समस्याओं को, संवेदनाओं को संबोधित करने वाला उसमें विचार होगा। लेकिन एक पंक्ति याद आती है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो देखा तो कतरे खून निकला। कुछ भी नहीं था उसमें। इस कारण महोदय, उत्तराखंड के साथ जो भेदभाव हुआ वो सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया। सरकार ने एक योजना चलाई और उसके अंतर्गत उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, वहां से जो पारिवारिक वंशानुगत लोग फौज में जाते थे, सैनिक बनते थे, गर्व के साथ कहते थे हमारा बेटा फौज में गया है, उन लोगों को सैनिक के रूप में रिक्रूट करने से उनको कमी की गई। 50,000 लोगों को वहां पे सैनिक बनने से रोका गया है। इसी प्रकार हिमाचल के साथ इंडस्ट्रियल पैकेज रोक दिया गया। वहां पे रेल लाइन आज तक केवल 35 किलोमीटर बनी है। यह हिमाचल के साथ भेदभाव किया गया है। महोदय, हमारे जो परंपरागत सैनिक फौज में जाते थे, परिवारों से जाते थे, उनको हिमाचल और उत्तराखंड दोनों से रोका गया है। यह केवल केंद्र सरकार के भेदभाव के कारण हुआ है। महोदय, भ्रष्टाचार केवल अराजकता और गरीबी ही नहीं बढ़ाता, भ्रष्टाचार देश के लिए सुरक्षा को खतरा बन जाता है। और जो सरकार भ्रष्टाचार के प्रति नरम नीति अपनाती है, वह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। यह पिछले 6 वर्षों से सेना के लिए कोई भी आर्टिलरी गन नहीं खरीदी गई है। ये एक सैनिक दस्तावेज है जिसमें कहा गया है द आर्टिलरी प्लेज अ पोटेंट बैटल विनिंग रोल एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन कैनॉट बी डिलेड एनी फर्दर। India had earlier cancelled its request for proposal for 1580 towed guns as well as for tracked guns over allegations of corruption involving one company or another.
that set back the Army's artillery modernization program by 3 to 5 years over and about a 10-year-long delay in the process. इस कारण से न केवल सेना के पास आर्टिलरी गन्स की कमी हो गई है, भारत की जो गुप्तचर एजेंसीज है वे भयंकर कमजोरी और निपुणताहीनता, कुशलताहीनता का शिकार हो रही हैं।